हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, आज का ऑब्जेक्टिव का जो चैप्टर सेलेक्ट है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर है। पिछला लेक्चर जो था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का था। एक्चुअली ये भी मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। तो पिछला लेक्चर तो उस पे हो गया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे। इस वाले में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर देखेंगे। तो देखिए सुन, दोनों मैग्नेटिज्म का पार्ट है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेट भी करता है, क्योंकि तो है ही मैग्नेटिज्म का पार्ट। तो कुछ क्वेश्चन आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा, उसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है, तो उसको हम लोग इसमें भी देख रहे होंगे। कुछ इधर का क्वेश्चन उधर भी जो है आपको देखने को मिल गया होगा। एक्चुअली इस चैप्टर्स की अगर हम लोग बातें करें तो इसमें जैसे हम लोग मैग्नेट के ऊपर जो है, जैसा होता है ना कि मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो बेसिकली इस चैप्टर्स में हम लोग को यही पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें जो है गॉस लॉ, फिर जो है मैग्नेटिज्म्स के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी देखा जाता है। बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी, उसी के ऊपर आज का ये लेक्चर्स है। यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो है ये जो सीरीज चल रहा था क्लास 12 फिजिक्स का, उसी के ऊपर है। आइए एक एक क्वेश्चंस पहले हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा थ्योरी बेसिस क्वेश्चंस इसमें आते हैं, फार्मूला, यूनिट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार इससे क्वेश्चन जो है यूनिट्स वगैरह काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है। तो हर एक स्लाइड में आपको जो है कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट जो है आपको डाल दिए हैं। जैसा पहला क्वेश्चन कहा कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है, आपका ऑप्शन देख लीजिए, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर पर मीटर क्यूब। इस चारों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। तो पोल ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल ऑफ स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखें कि मैग्नेटिक, अब इसमें मैग्नेटिक डाइपोल भी आगे आएगा, उसका भी यूनिट पूछ सकता है। तो अभी तो पोल ऑफ स्ट्रेंथ के लिए एम्पियर मीटर हम लोग देख लिए। ठीक है, आइए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कहा कि दिस क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी क्वेश्चन कहा कि द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट इज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताना है, यानी बी का, किसके लिए एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के पे कोई पॉइंट्स है, वहां से कहाँ के लिए तो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन। माने लाइन जो आपकी बार लाइज जो किया है वो एक्सियल लाइन है। मतलब मान लीजिए कि ये बार मैग्नेट है, लेट सपोज कीजिए, और कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, तो इसी के एक्सियल लाइन पे होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी हो जाएगा। ठीक है, जैसा ऐसे हुआ ना, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एगो बार मैग्नेट है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ कहीं पे जो एगो पॉइंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डी हो गया। तो कहा कि अब बताइए इस बार मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का ऑप्शन दिया है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई डी क्यू। देखिए इसमें एम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये है। और डी समझ ही गए, डी वहां से ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो डिस्टेंस है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई 3 एम बाई डी क्यू, और चौथा है म्यू नॉट बाई 2 पाई एम बाई डी क्यू। इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई डी क्यू। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बार मैग्नेट पे जो पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट पे, अगर वो सबसे मेन पॉइंट ये है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई डी की। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा व्हेन पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, मतलब ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे साइड में, इसका भी फॉर्मूला बता देते हैं कि इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन अब किसके लिए बार मैग्नेट के लिए, मैग्नेट। ठीक है, मतलब अब की बार जो पॉइंट जो लाइज किया है,
लाइज किया है वो बार मैग्नेट पे तो है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट पे हुआ। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यानी बी को ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला गया। इसका फॉर्मूला आता है, सुन, वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। तो ये किसके लिए हो गया? ये इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट के लिए ये फार्मूला निकल के आ गया। तो यानी कि यदि क्वेश्चन में जो है आपसे एक्सियल लाइन के लिए पूछा, तो एक्सियल लाइन के लिए पूछेगा तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यू आपका आ गया, करेक्ट है। और इसके लिए यदि अगर पूछ रहा होगा इक्वेटोरियल लाइन के लिए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2। देखिए एक चीज ध्यान रखना, इसमें 2 नहीं होगा, 2 सिर्फ होगा किसमें? एक्सियल लाइन में। इसमें सिर्फ हो जाएगा m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 2 नहीं होगा, ध्यान रखना है, सिर्फ म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। तो आप दोनों के लिए फॉर्मूला देख लिए। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चंस क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। इसी टाइप का इसमें क्वेश्चंस आपको जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप रिंग व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप एम। यानी कि कोई टॉर्क है जो सर्कुलर लूप यानी लूप पे जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए लूप यानी एक रिंग टाइप से है, उस पर एक्ट कर रहा है। उसके लिए बोला कि मैग्नेटिक डाइपोल जो हो गया वो आपको उस लूप का एम है इज डायरेक्टेड टू द सेम एंगल थीटा। इसका एंगल थीटा दे दिया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है किसी लूप पे जिसका मैग्नेटिक डाइपोल एम है, थीटा एंगल पे जो है टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछ दिया। तो देखिए उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख देते हैं, उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, वो होता है एम क्रॉस बी, ठीक है, एम क्रॉस बी। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आइए ऑप्शन चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन अगर देखें तो ए एम डॉट बी माइनस एम डॉट बी नहीं होगा, एम क्रॉस बी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा बीच बीच में, या फिर अगर लिख रहे हैं तो इसको लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को यदि अगर हटाना चाहें, ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा? बताइए क्या ये करेक्ट है? क्योंकि एम बी साइन थीटा की क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उस कंडीशन में आपका जो है साइन कंपोनेंट आता है, अगर डॉट रहता तो वहां पे कॉस कंपोनेंट आता, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा एक किसी एक मतलब 1 टर्न ऑफ लूप के लिए बात हो रहा है। एन टर्न ऑफ लूप के लिए भी क्वेश्चन पूछ देता है कि नंबर ऑफ टर्न्स सर हम बढ़ा दिए लूप का, एन कर दिए, 2 3 4 5 6 डॉट 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 करते करते एन कर दिए। तो जब भी टर्न्स बढ़ाएगा तो कुछ नहीं है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एम बी साइन थीटा, ठीक है। एक टाइम आएगा और भी इस फार्मूला में इंप्लीमेंट हो जाएगा। एम जो होता है वो आई इंटू एरिया वेक्टर का डॉट आई इंटू एरिया वेक्टर के बराबर हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट होता है। तो उसमें एन आई ए बी आपका जो है एन आई ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको एम को अगर ऐसे लिख दिए, एम को ऐसे लिख दिया आई इंटू ए, तो देखिए ना आई इंटू अगर यदि ए लिख दिए तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसका क्वेश्चन है उसमें भी आया था, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में भी इस फार्मूला पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहीं से एक्चुअली आया जो था फार्मूला, वो यहीं से आया हुआ था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन कहा कि द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू इज, यानी कि मैग्नेटिक परमियाबिलिटी जो होता है उसका फॉर्मूला बी और एच। देखिए यहाँ पे एच जो है ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है। एच जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम एसेंस ये भी है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को ही बोलते हैं एसेंस मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो आइए ना देखिए ना, पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 5 से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच इज, यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का यूनिट पूछ दिया है, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को ही हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, ध्यान रखना है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद है एक जो है आपसे हम यूनिट पूछे थे, एक यूनिट आप कमेंट कीजिएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, और लेकिन उसका यूनिट तो कुछ और होता है। वैसे बता देते हैं इसका यूनिट क्या होता है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल का, जब करंट का फ्लो में नहीं होता है तो हम लोग उसका बोलते हैं कि वो वोल्ट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का दूसरा नाम मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो गया, और लेकिन इसका यूनिट जो होता है वो होता है, ऑप्शन खोज लीजिए, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन सी में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में एम्पियर पर मीटर क्यूब। पर इसका यूनिट होता है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर पर मीटर। यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट आपको निकल के आ गया एम्पियर पर मीटर, करेक्ट है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। याद रखिए, ये तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसका फार्मूला होता है बी, जैसे इसमें इसका फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, यानी कि म्यू जो होता है, ये म्यू होता है बी बाई एच के, एच के, ठीक है। ये सब गलत है, एच डॉट बी, बी प्लस एच बाई बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड रहता है, कुछ अपकमिंग के लिए तो सिलेक्ट, पहले तो सबसे पहले बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें जो है आपको दे दिया जाता है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएगा कि उससे एक टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक, आपका हम पूरा जो है सिलेबस देखते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमिटिविटी का परमिएबिलिटी का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, जैसे पहला ऑप्शन म्यू आर इक्वल्स टू 0, म्यू आर इन्फिनिटी, म्यू आर ग्रेटर देन 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, म्यू आर लेस देन 1 ये करेक्ट नहीं है। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कि द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो लेस देन 1 के बराबर होता है, यानी लेस देन 1 कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो दोनों के लिए जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको देख लेना है, किसके लिए वैल्यू कितना हो रहा है, किसके लिए कितना, ठीक है। इसमें एक और सब्सटेंस आ जाता है, ध्यान रखना है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और एक और हम लोग पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक, इस चैप्टर्स में जो है। तो अब ये तो दोनों का देख लिए कि इसके लिए जो होता है ग्रेटर देन 1 हो गया, और दूसरे के लिए लेस देन 1 हो गया, तो फिर फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो अगर फेरोमैग्नेटिक क्वेश्चन में आया, फेरोमैग्नेटिक, तो इसके लिए जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन परमिएबिलिटी 1 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली में बात किया जाए तो परमिएबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। तो यानी कि इसमें सिर्फ देखिए ये स्लाइटली ग्रेटर देन, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी वो ग्रेटर देन होता है। लगभग अगर इसकी बात करें तो इसमें परमिएबिलिटी जो होता है 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 5 के बराबर होता है, मतलब इसके बीच में ये वैरी करता है। तो आप देखिए कितना का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इतना होता है फेरोमैग्नेटिक का, और डायामैग्नेटिक का स्लाइटली लेस देन होता है। आइए कुछ और जो है आपका ऑब्जेक्टिव, 3-4 ऑब्जेक्टिव और क्लियर करते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो कलर्ड सब्सटेंस होता है, वो हमेशा कलर्ड होता है,
ठीक है, यानी कि अगर हम आपको लिख देते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कलर्ड होता है और रीजंस क्या है इसके पीछे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़े होइएगा स्टूडेंट्स वहां पे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस भी सब्सटेंस एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड कंपाउंड होता है या कलर्ड सब्सटेंस होता है। तो यहां देखिए लिख देते हैं, सबसे पहले इसका वो डिटेल में लिखिए, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अनपेयर्ड है तो ये सब्सटेंस क्या शो करेगा स्टूडेंट्स, कलर्ड, कलर्ड रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर्ड। तो फिर डायामैग्नेटिक पे आ जाइए स्टूडेंट्स, डायामैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं कलरलेस। एक ऐसा होता है डायामैग्नेटिक, ये होता है, ध्यान रखिए, कलरलेस। तो आप दोनों इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी अच्छे से पढ़े हुए, केमिस्ट्री में तो है ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस बार जो है, तो वहां पे आप निकालने का भी तरीका सीखे होइएगा और यहाँ पे आप पॉइंट्स सीख लिए। और इसके लिए साथ में इसके लिए देख ही लिए कि म्यू जो होता है, म्यूअर यानी होता है वो ग्रेटर देन होता है स्लाइटली, और इसका म्यूअर लेस देन होता है। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6-7 कंप्लीट कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ मूव करते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सर। फॉर विच एंगल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट हेल्ड एट एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या है कि टॉर्क जो अभी देखे थे, फॉर्मूला देखे थे, उसमें मैक्सिमम वैल्यू वो कब शो करेगा, कब, जब उसके एंगल दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू दिया हुआ है सुन। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, टॉर्क का यही ना फॉर्मूला होता है सुन, एम बी साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअली में ये हो रहा था एम क्रॉस बी हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग का क्या, एम क्रॉस बी को हम एम बी साइन थीटा लिख दिए। अब साइन थीटा, थीटा का कौन सा वैल्यू इसमें से, ऑप्शन में से चेक कीजिए, ऑप्शन में से ही इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन से वैल्यू के लिए टॉर्क, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क भी हमारा मैक्सिमम, अब साइन थीटा मैक्सिमम, ये तो टॉर्क भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला एंगल दिया है साइन 180 डिग्री थीटा दिया। अब बताइए 180 डिग्री थीटा के लिए साइन का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो ये तो नहीं हुआ है। आगे बढ़ के देखते हैं 360, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए वैल्यू 0 होता है, ये भी नहीं होगा। 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू +1 होता है, यानी 1 होता है, तो इसके लिए हो सकता है। आगे देखते हैं, और डी के लिए क्या दिया है 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। ऑप्शन सी 90, साइन 90 के लिए वैल्यू साइन कितना होता है, साइन 91 होता है, तो साइन 90 ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि साइन का साइन मैक्सिमम है, तो हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क ऑल्सो बिकम्स मैक्सिमम या टॉर्क मैक्सिमम। करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ मूव करते हैं कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, इज क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट बताइए, इसका एक बार देखिए सर, कमेंट कीजिए अगर इसका यूनिट अगर आता है तो। ठीक है, तब तक इधर जो है स्पेस बनाते हैं, कुछ बताते हैं इसमें से। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरीके से सारे जो क्वेश्चन है इस पर टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में इस जैसा 2 बुक है ना आपके जो है एनसीईआरटी का क्लास 12 फिजिक्स में, तो उसमें का पहले वाले बुक में से अब देखिए लगभग हम लोग का ये 5 लेक्चर आ गया ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये जैसे, और इसके बाद जो है सेकंड वाले बुक में से भी जो है, सेकंड वाले बुक का आपका 2 लेक्चर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों करा दिए हैं। अब उसमें मेन मॉडर्न फिजिक्स बचा, इसमें अल्टरनेटिंग करंट ईएमआई, तो आई थिंक जो है एक पूरे टाइम पे जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल भी जो है
परेशान नहीं होना है, कंप्लीट होगा टाइम पे, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेंगे। आइए इसका भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 9 से पहले ना 10 को देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है फॉर्मूला से? m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। तो I का यूनिट हो गया एम्पियर और A का यूनिट हो गया, A यहाँ पे एरिया है, वेक्टर एरिया है, ठीक है। तो A का हो गया मीटर स्क्वायर। तो यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो है यहाँ पे, इसका यूनिट जो हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे I का देखिए यूनिट क्या लिखे? एम्पियर, ये एम्पियर है, ठीक है। और एरिया ए है तो एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन इसमें खोज लीजिए, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं। ये पहले क्यों बताएं, इसके पीछे भी रीजन है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल रीजन है कि 9 में जो है जो इंटेंसिटी पूछा ना, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इज, तो इसके फॉर्मूला से इसको हम याद करवा देते हैं। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये होता है। तो फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, फॉर्मूला से यूनिट निकालना आसान हो जाता है। तो अब देखिए ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी हम लोग निकाले क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब का क्यूब और ये पूरा स्क्वायर कट गया, तो क्या एम्पियर पर मीटर आ गया, यानी एम्पियर पर मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन जिस तरीके से हो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया एम्पियर मीटर, बी में दिया एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर मीटर स्क्वायर। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन डी बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का भी जो है उसका भी तो यूनिट यही आया था ना, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा वैसे यूनिट में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यूनिट तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यूनिट वाइज से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज प्रोपोर्शनल टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस का जो है हम ऑलरेडी जो पहले स्लाइड में जो इसका फॉर्मूला बताए थे, इसका आंसर आप लोग को बताना है। वीडियो को पॉज करके बीच बीच में जो है ऑप्शंस खुद से भी जो है एक बार ट्राई किया कीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए कितना मार्क्स आपका आ रहा है, जो भी आपका प्रिपरेशन होगा थोड़ा सा एक आइडिया भी लग जाएगा। तो इसीलिए आइए, जैसे इस क्वेश्चन का क्या कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया 1/d स्क्वायर, 1/d। ऑप्शन सी में दिया है सिर्फ d, और जो है ऑप्शन डी में 1/d क्यू। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/d क्यू। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या देखे थे, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या देखे थे? b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 2 m/d क्यू, ठीक है। यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए अलग हो रहा था, m/d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2, फॉर्मूला भी वहाँ लिख दिए थे। पर इसके लिए फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट बाई 4 m/d क्यू। तो देखिए वहाँ से ये b और इसका रिलेशन देख लीजिए, 1/d क्यू के बराबर हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। क्वेश्चन कहा कि देखिए एक बार टॉर्क पूछा था, अब की बार किसके लिए पूछ दिया है सर? ये देखिए दोनों में रिलेशन, दोनों में से एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है कि अब की बार पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होगा और जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो याद रखें सन, ऑप्शन देख लीजिए, u इज इक्वल्स टू -mb साइन थीटा -mb कॉस थीटा, mb कॉस थीटा डी में नॉन। तो देखिए इसको पहले इसका फॉर्मूले बता देते हैं। जो u होता है वो होता है, ध्यान रखिए, माइनस का m वेक्टर डॉट b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये होता है। ऑप्शन में इस तरीके से भी आ सकता है, ये होता है। अब आप ही बताइए, यहाँ डॉट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि है
तो उसका डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट कौन सा आएगा, कॉस, तो यानी कि माइनस का लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा। तो आपकी बार ऑप्शन में जो है इस तरीके से स्केलर में दे दिया है, तो ऑप्शन चेक कीजिए, माइनस का एम बी कॉस थीटा एम बी साइन थीटा हो गया। बी में बी जो है करेक्ट आंसर है, यू इज इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन है। हाँ, ये भी इसको जरूर लिखिए, सुन ये भी दे देगा कि माइनस का एम बी क्या होगा, सुन ये एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहीं पे टॉर्क होता तो क्या होता है सुन, एम वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर, उसमें माइनस भी नहीं होता, सिर्फ ये हो जाता। तो देखिए ये दोनों ही एक साथ जो है आप लिख लीजिए, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन 12 का तो ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग देख लिए, सुन बी देख लिए। तो आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पोल ऑफ मैग्नेट। चारों ऑप्शन देखिए तो इसका बताइए कि इसमें क्वेश्चन कहा कि कौन सा जो है बताने का मतलब पता है कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में क्लास लेते हैं ना, तो वहाँ के डायरेक्ट हम लोग पूछने लगते हैं, तो इसलिए निकल जाता है कि हाँ इसका बताइए। हाँ, आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं। अभी तो हम लोग लाइव नहीं है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी कमेंट में आप छोड़ सकते हैं कि हाँ इसका आंसर सर इतना हुआ, चाहे हमने इतना क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन था वो अटैम्प्ट किए, तो उसमें से इतना क्वेश्चन जो है मेरा करेक्ट हो गया, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए विच ऑफ द, इसमें कहा कि पोल ऑफ मैग्नेट के लिए ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन इनकरेक्ट है, मतलब जो करेक्ट नहीं है, जो गलत आंसर गलत ऑप्शन है, कौन सा है इसमें। तो आइए ऑप्शन पहले ए सब पे विचार विमर्श करते हैं, थोड़ा राय विचार विमर्श। पोल ऑफ पहले के लिए देख लेते हैं कि पोल एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर। कहा कि जो पोल होता है, जैसे मैग्नेट में दो पोल होता है ना, सुन से, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ तो यहाँ पे साउथ, और ये इसका एक्सिस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन पहला कहा कि पोल एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर, बिल्कुल करेक्ट है। सुन, मैग्नेट को जितना बार भी आप टुकड़ा कर दीजिए, वो हमेशा जो है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों आ ही जाएगा, तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है पेयर में, ऑप्शन ये तो करेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा। बी, पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑलवेज अनलाइक, ये भी सही है। सुन, अनलाइक पोल होता है, एक का मैग्नेटिक फील्ड से माइनस में स्मॉल एम होता है, तो एक का क्या होता है सुन, प्लस में, तो ये भी सही है। सुन, ऑप्शन नंबर सी, पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट है। सुन, ठीक है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखते हैं, अब तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा, पर देखते हैं। पोल्स आर सिचुएटेड अ लिटिल आउटवर्ड, देखिए यहीं पे गलत हो गया, फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल एंड ऑफ मैग्नेट, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी जो है लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है सारे क्वेश्चंस के ऊपर। कहा कि क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये सब कुछ बेसिक्स है, तो थोड़ा सा जल्दी भी हम लोग निकल जाएंगे, और ये जो लेक्चर होगा वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। सुन, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसको तुरंत से तुरंत हम लोग कवर कर दिए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन उसका हमने ले लिया है। कॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए सुन, कॉपर किसका एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या नॉन, इसमें से ऑप्शन बताइए। तो देखिए कॉपर जो है वो डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब कॉपर तो डायामैग्नेट हो गया। आइए इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स और बताते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि निकेल बताइए, आयरन बताइए, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा सेंस, देखिए यहां लिख लीजिए निकेल, ठीक है, या आयरन, ये एग्जाम्पल होता है सेंस फेरोमैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक का, इसको लिखिए सेंस कॉपर डायामैग्नेटिक, और जो है निकेल आयरन यदि पूछता है क्वेश्चन में तो आप उसका ऑप्शन लगाइएगा सेंस फेरोमैग्नेटिक है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इधर से भी पूछेगा, तो ये भी आप इसको एक बार ध्यान रखिएगा। सुन, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा 14 क्वेश्चन नंबर देख लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, क्वेश्चन कहा कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई था उसका जो है क्वेश्चन पूछा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू आई के टर्म्स में जो है, अच्छा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आई दो, इसका यूनिट भी बताए थे और इसका फॉर्मूला बताया था, पिछले उसमें होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ दिया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर, टेंसर, कौन सा इसमें आंसर होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एसेंस ये वेक्टर क्वांटिटी होता है।
ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मार्क कर लीजिएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। चलिए इस स्लाइड का जो है सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसको एक बार पूरा जो है नोट डाउन कीजिए। साइड में ये सब जितना भी पॉइंट्स लिखे हैं, अभी वहीं तो जब हम आपको बताते हैं ना कि जितना भी क्वेश्चन करते हैं उसका ऑप्शन वगैरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बता देते हैं, तो उसको नोट डाउन कीजिएगा तो उसका कलेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव का और बहुत सारा हो जाता है। तो इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि ये कंप्लीट लेक्चर है। बहुत मतलब लगभग सारे टॉपिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव जो है इसमें हम लोग कवर कर देते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन इज नोन एज, यानी कि क्वेश्चन कहा कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी कि जो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑप्शन नंबर बी में जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहला एंगल ऑफ डिप है जो नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल, और ये तो होगा ही नहीं। तो याद रखिए मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? डिक्लिनेशन एंगल या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहा कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट लेस। तो देखिए इसका तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। एक्चुअली जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ये होता है सेंस जीटा, जीटा को लिखते हैं जीटा एम इज इक्वल टू आई बाई एच। अब देखिए आई का भी यूनिट जो होता है वही यूनिट एच का भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए एम्पियर पर मीटर इसका भी होता है, इसका भी एम्पियर पर मीटर। अब देखिए इसका अगर हम लिखे एम्पियर पर मीटर, इसका भी एम्पियर पर मीटर, तो दोनों कट गया, तो इसीलिए इसका क्या यूनिट आ जाता है? यूनिट लेस। साथ में फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा उसे माइंड में रहेगा ना कि फॉर्मूला आई बाई एच है, यूनिट दोनों का सेम था, इसलिए जो है फॉर्मूला से मतलब माइंड में सेट रहेगा जो है इसका आंसर जो है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यूनिट लेस। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड इनसाइड द मैग्नेट। क्वेश्चन कहा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इनसाइड द मैग्नेट में वो मतलब वो किधर डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस क्या है उसका? पहला ऑप्शन नॉर्थ से साउथ बोला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट से वेस्ट, तीसरा साउथ टू नॉर्थ, और चौथा जो है वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक डायग्राम मैग्नेट का देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर जो है यहाँ हम नॉर्थ लिखे और यहाँ पे साउथ बना दिए सन, ठीक है, कोई मैग्नेट लिए, तो देखिए ये ध्यान रखना है कि इनसाइड द मैग्नेट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ के तरफ डायरेक्ट होता है। मतलब इनसाइड जो मैग्नेट होगा वो किधर डायरेक्ट होगा? इधर, इस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, साउथ टू नॉर्थ, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर ये भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है सन कि इनसाइड द मैग्नेट में साउथ टू नॉर्थ हो गया, तो आउटसाइड में आप बता दीजिए सन, आउटसाइड में कैसे जाता है? ये इस तरीके से जाता है सन, देखिए इस तरीके से, यानी कि ये नॉर्थ से मतलब इधर से निकलेगा और इधर चला जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जाता है, यानी कि इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ से? नॉर्थ से साउथ, मतलब बाहर से, देखिए बाहर से, ये वाला डायग्राम आपका, ठीक है। तो ये दोनों जो है इस तरीके से डायग्राम बना के मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आउटसाइड रहा तो आप लिख दीजिएगा नॉर्थ से साउथ, इनसाइड है तो ऑप्शन तो देख ही रहे हैं साउथ टू नॉर्थ की तरफ जो है। तो ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस है, डाटाबेस क्वेश्चन है, तो इसको करते हुए आगे निकल जाना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 हो गया, 19 पे पहुंचते हैं। सुन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस ऑफ 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या दे दिया है सुन? 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इफ, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है इफ एंगल ऑफ डीप इज 45 डिग्री,
ठीक है। जब एंगल ऑफ डीप कितना दे दिया है 45 डिग्री, तो इसका पहले एगो रिलेशन बताते हैं, उसको एक बार नोट डाउन कीजिए। इसका एगो रिलेशन बताते हैं, उस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डीप क्वेश्चन में दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका देखिए एंगल ऑफ डीप के साथ एक रिलेशन होता है कि tan डेल इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो है फॉर्मूला इसमें आपका हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब एच दिया हुआ है 0.2 इंटू 10⁻⁴, और डेल है, डेल ही हमारा एंगल ऑफ डीप है, जो कि एंगल ऑफ डीप क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ पे रखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू v बाई एच का रखिए 0.2 इंटू 10⁻⁴। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू v बाई 0.2 इंटू 10⁻⁴। 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आ जाएगा, यानी v भी आपका क्या वैल्यू दे देगा 0.2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। v का भी वैल्यू एसेंस ये निकल के आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। आइए ऑप्शन देख लेते। अच्छा, इसे ये भी देखें ना, तो अगर एंगल 45 डिग्री है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा वर्टिकल में है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 19 का ए बी में भी नहीं है, सी में है 0.2 10⁻⁴ टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला एसेंस मेंशन करके रखिए, ये वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से एंगल ऑफ डीप के साथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी जो है मॉडल पेपर या कहीं कहीं दिखता है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगा, मतलब डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या हो जाएगा। ये एक जो है हम लेक्चर डाले होंगे देखिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, यूनिट एंड डायमेंशंस का। तो उस सब डायमेंशंस जो है, इस सब डायमेंशंस वहाँ पे हम बहुत सारे डायमेंशंस उस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज डाल दिया यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट को, इसीलिए डाले ही हैं कि वो बार बार जो है कभी कभी 12th में भी पूछ लेता है, तो वहाँ पे सब करवा दिए हैं। वैसे इसका जो है ऑप्शन देखे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका होता है डायमेंशन फार्मूला ml, ये होता है, आइए ना ऑप्शन में ही मिल जाएगा ml_t-2, ये नहीं होगा, ml² t-2 a-2 ये भी नहीं होगा, ml_t-2 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है ml_t-2 a-2, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन ऐसे भी लिख देगा ml_t-2 I-2, आई से भी जो है डिनोट किया जाता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट होगा, वहाँ से आई ए को आई से भी डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है इसको देख लीजिएगा। वैसे अगर आप निकालना चाहें तो थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं इसको निकालने के लिए। एक बी का फॉर्मूला होता है μ0 ni, ठीक है, μ0 ni हो गया। बी का मैग्नेटिक बी का निकाल लीजिएगा एफ से, एफ इज इक्वल्स टू BIL या IBL, एगो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स IBL, ठीक है। तो यहाँ से I करंट, L लेंथ, B निकाल लीजिएगा, B का डायमेंशन फार्मूला यहाँ रख दीजिएगा, म्यू निकालना ही है, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I करंट हो गया, इधर जैसे ही भेजिएगा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। नोट डाउन कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये दो क्वेश्चन है, इसका जो है लास्ट स्लाइड है, ठीक है। दो क्वेश्चंस में पहला 21 है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 G का मतलब है गॉस, यानी कि क्वेश्चन कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे कितना है 0.26 गॉस, एंड एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डीप यानी डेल दे दिया। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस लोकेशन, यानी कि इस लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का निकाल करके आपको दिखा देना है, ठीक है। तो इसका एसेंस फॉर्मूला एक होता है H इज इक्वल्स टू R cos डेल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पे वैल्यू रखिए। H तो दिया हुआ है क्वेश्चन में,
एच दिया हुआ है, आर निकालना है, डेल यानी कि एंगल ऑफ डी आपका डेल है, वो भी क्वेश्चंस में मेंशन है। तो पहले तो अरेंज कर लीजिए, आर को हम लिख सकते हैं कॉस डेल को इधर भेजेंगे तो एच बाई कॉस डेल हो जाएगा, यानी कि एच बाई कॉस डेल हो गया। ये हो गया एसेंस वैल्यू। वैल्यू देखिए एसेंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है एसेंस, इसमें 0.26 दिया हुआ है, करेक्ट है। और डिवाइडेड बाई डेल का वैल्यू एसेंस 60 डिग्री है, तो यहां पर रखिए cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है एसेंस 1/2, तो यहां पर रखते हैं कि 0.26 बाई 1/2, 1/2 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.26 इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 टू जा 2, 2 टू जा 5, 15 यानी 0.0, यानी कि 0.52 जी आया, यानी कि आर का जो वैल्यू निकल के आया यहाँ पे किसके लिए एसेंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ उस लोकेशन पे 0.52 जी के बराबर। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, 2G 4G 0.82 जी गलत है, 0.52 जी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का इस प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग जो है बनाना है, जिसका करेक्ट आंसर निकल के आ गया 0.52 जी। ठीक है सर, बनाइए सर, इसको एक बार लिखिए। इसी तरीके से हम लोग जो है सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं सर। आइए सर सारे क्वेश्चंस को लिखिए सर। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप ऑफ मैग्नेटिक इक्वेटर इज, यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप का यानी डेल का वैल्यू आपसे पूछ दिया है सर। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स पे भी पूछ सकता है। ठीक है सर, तो दोनों में बताइए सर, इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, इसका करेक्ट यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, एक बार इसका जो है आंसर बताइए। ठीक है, तो आइए सर बताते हैं, दोनों लिख लीजिए पहले। आइए सर, डेल इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, डेल मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होगा एसेंस 90 डिग्री। तो ये दोनों एसेंस नोट डाउन कर लीजिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा। कि अब इक्वेटर पे है तो क्या होगा 0 डिग्री, यानी कि ये दोनों कभी ये पूछ देगा कभी ये पूछता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है सर। ठीक है, हो चुका है, मतलब अब ये कंप्लीट हो गया। मैग्नेटिज्म का दोनों लेक्चर ऑब्जेक्टिव का जो है दोनों पार्ट्स आपको जो है मिल गया, दोनों कंप्लीट हो गया सर। नेक्स्ट में हम लोग ऐसा देखेंगे, देखते हैं ऐसा अल्टरनेटिंग करंट, या जैसे कुछ बच्चे ये भी बोले थे कि सर मॉडर्न फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव बना दीजिए पहले जो है, तो देखते हैं सर जैसा आपको पहले जो रिक्वायरमेंट्स हो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, जैसे ही कमेंट में छोड़िएगा ना उसी हिसाब से उसका हमको तो सब पे बनाना ही है सर, लगभग बहुत सारा तो बना भी दिए हैं। तो आप जो भी आपका जो है होगा कि मन पहले इसी को कर दीजिए, तो उसको हम एक बार जो है आपको पहले बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए सर कीप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, सी यू सर, थैंक यू।